you guys, welcome back to another video on Arsh Bionems. So in this video we are not going to discuss anything about NEET, but we are going to talk about a small topic from microbiology. Now the reason that I am making this video is my sister Ufia Humaira ma'am, who is a zoology student, BSc NZC student. तो zoology एंड केमिस्ट्री तो जैसे तैसे कर लेती है, बट रही बात माइक्रोबायोलॉजी की तो उसको कुछ टॉपिक्स में ना थोड़ी डिफिकल्टी होती है. एंड शी हैज बीन आस्किंग मी टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड जस्ट क्योंकि मैं नीट वाले पार्ट में थोड़ा सा इन्वॉल्व होती हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ये वाले टॉपिक उसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो ये वाला टॉपिक, ओके, बाय द वे दोज हू ऑल डोंट नो दैट योर अर्शीन मैम हैज बीन अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट एज वेल. ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी ये वाली वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरे पुराने नोट्स रिफर करना पड़ा, और एक इंडियन ऑथर की बुक है जो कि मुझे अच्छी लगती है, वो वाली बुक रिफर करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, दैट यू नो आई हैव चेक द सिलेबस, जो भी सिलेबस हम फॉलो करते थे एंड द सिलेबस व्हाट यू पीपल आर फॉलोइंग राइट नाउ. तो सिलेबस में कुछ चेंजेस तो है. ठीक है, तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो वीडियो में मैं समझा रही हूँ, ये जो भी कंटेंट आप देख रहे हो, उसको अलोंग विथ योर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी टीचर जो आपकी नोट्स देती है ना, जो माइक्रोबायोलॉजी आपको कॉलेज में पढ़ाती है, उन दोनों के उनके नोट्स को और मेरे नोट्स को कंपाइल करके आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करना. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी पॉइंट छूट जाए और आपके मार्क्स कम हो जाए. ठीक है, क्योंकि मैं नीट में एक्सपर्ट हूँ. ये वाली इसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो मैं पढ़ा दूंगी. ठीक है, ये वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्ट तो थरो हो ही जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट. बट क्योंकि आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको थियोरी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो टीचर्स आपके नोट्स देते हैं ना, उसको और ये वाले कॉन्सेप्ट जो भी वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ उसको कंबाइन करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी करना. ठीक है, एंड ऑल्सो गाइज, जो भी आप अपने थियोरी एग्जाम में लिखते हो उसको रटो मत. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो हमें क्यों कर रहे हैं, ये करने के पीछे, ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे इसका मकसद क्या है, ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो, और जो भी आपको समझ आता है उसको थियोरेटिकली पेपर पे प्रेजेंट करो. ये आपको आसानी हो जाएगी अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. आप रटोगे ना तो एग्जाम में जाके कोई ना कोई पॉइंट आप भूल ही जाओगे और आपके मार्क्स कटेंगे. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को समझ के अपने पेपर में उसी कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज अच्छे से, बेसिकली अच्छे से प्रेजेंट करो. ठीक है, बट एनी हाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. तो ये वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लाइक देखो, माइक्रोबायोलॉजी में हम करते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, क्वेश्चन इज दैट. द थिंग इज लाइक यू नो इन द एनवायरमेंट देयर आर एन नंबर ऑफ माइक्रोब्स. अब उन सारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं और जो बहुत ही उनकी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, मे बी कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मे बी कोई इंपॉर्टेंट जीन उनमें हो, तो बेसिकली बहरहाल फॉर वॉट एवर रीजन उनकी वैल्यू थोड़ी ना, ये नेचर में उनकी वैल्यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है. तो हमें क्या करना है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वी हैव टू स्क्रीन दैट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द होल माइक्रोबियल पॉपुलेशन. ठीक है, उन्हीं गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ढूंढना है, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ढूंढना है. And after identifying those important microorganisms, we have to grow that microorganism at industrial level to make that important product that what microorganism is giving it to us. समझ आ रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ढूंढना है और उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करना है ताकि वो हम प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बना सके. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो यही हम समझेंगे कि इतने ज्यादा माइक्रोबियल पॉपुलेशन में से उन गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे ढूंढे. दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो स्क्रीनिंग क्या हो गया, डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रोबियल पॉपुलेशन. सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, माइक्रोब का पॉपुलेशन है, उसमें से हमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है. चलो ये भी पॉइंट मैं आपको और सिंप्लीफाई करके समझा देती हूँ कि यू नो आपके जो एनवायरमेंट में कोई भी सोर्स, कोई भी नेचुरल सोर्स ले लो, आई एम कंसिडरिंग इट एज सॉइल, यू कैन ऑल्सो टेक वाटर, यू कैन ऑल्सो टेक एयर. ठीक है, मैं सॉइल ले रही हूँ. अब सॉइल में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. उन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से मैं स्टार एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर रही हूँ
ताकि आपको ये समझा सकूं कि ये ऑर्गेनिज्म भाई इंपॉर्टेंट है। मुझे भी नहीं पता कि इसका काम क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट है। उसी गिने चुने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को मुझे अलग से ग्रो करना है, ठीक है। तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म को मैं अलग से माइक्रोबायोलॉजी लैब में ग्रो करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू ग्रो ओनली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म एंड आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको छोड़ रही हूँ, बट उन्हीं अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स में से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स है, बस उन्हीं को अलग से मैं ग्रो कर रही हूँ। यही होता है स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग अलग से ग्रो करने के ना अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हमें समझना है, ठीक है। बट हम समझे कैसे कि आई एम टेलिंग वी आर ट्राइंग टू ग्रो ओनली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हम क्या बेसिस पे बोले कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि उस ऑर्गेनिज्म में ना कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होना चाहिए एंड दैट जीन शुड कोड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हमें क्यों चाहिए, देखो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट वैक्सीन बनाने में हेल्प करे, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हमें एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करे, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हमें फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प करे। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है, जैसे कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, एनिमल्स को हेल्प कर सकती है या ह्यूमन बींग्स को हेल्प कर सकती है, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट की उसमें जीन होनी चाहिए। और जब एक ऐसी जीन हमें मिल जाती है, हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम उस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करें और उस प्रोडक्ट को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज क्वांटिटी में हम उसको ग्रो करें, ठीक है। Now second important point that this important organism should be genetically stable. उसके जीन्स में बार बार म्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए। The genes should be stable. That is what we say genetically stable. Now this organism should be easily grown like on cheap material. जो भी बचा कुचा चीप मटेरियल होता है ना, उस मटेरियल पे इसे इजीली ग्रो करना होगा। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लिए मुझे क्रोर्स एंड क्रोर्स अमाउंट स्पेंड करना पड़े ताकि बस उसका न्यूट्रिएंट मीडिया में बना सकूं, तो वो तो कॉस्टली हो जाएगा ना, वो तो इन्वेस्ट क्यों करे। तो कोई ऑर्गेनिज्म जो चीप मटेरियल पे ग्रो करे, दैट इज लाइक वेल डिजायरेबल वन। नेक्स्ट, ग्रोन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो ग्रो करे एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट अ लार्ज स्केल। एक ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ग्रो करना चाहिए। अगर वो बस छोटी जगह पे ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो फिर फायदा है क्या उस ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि एट वन टाइम आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन ऑर्गेनिज्म फॉर दैट प्रोडक्ट। मुझे कम प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लो, देखो कोविड आया था, कोविड की वैक्सीन बनाना था, तो कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए हम फिर से कोविड के जो वायरल स्ट्रेन है उसी पे डिपेंड कर रहे थे ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर वो कोविड इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो नहीं कर पाता तो मेरे पास प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड होता। प्रोडक्ट अगर लिमिटेड होता तो क्या वैक्सीन में सारे पॉपुलेशन के वास्ते बना सकती, एक या दो इंसान के लिए बना सकती हूँ ना, बट मुझे सारी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन बनाना था, तो इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। नेक्स्ट, दिस शुड बी नॉन टॉक्सिक। अगर वो टॉक्सिक हुआ, अगर मैंने किसी प्लांट में वो एज अ फर्टिलाइजर स्प्रे कर दिया या फिर किसी एनिमल में या किसी ह्यूमन बीइंग को मैंने इंजेक्ट कर दिया, टॉक्सिक है तो वो फिर एनिमल या ह्यूमन बीइंग मर सकता है। तो दैट इज व्हाट इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये फीचर्स होने चाहिए ऑफ दैट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में ये सारे सब कुछ लिखा है ताकि आपको बाद में भी आप अगर ये पढ़ो तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के लिए, ये जो भी स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को जो भी हम ढूंढ रहे हैं, उसके दो मेथड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्क्रीनिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी स्क्रीनिंग। Now what is the difference here? Let us understand. Now primary screening is less accurate. This is less accurate, whereas secondary screening is more accurate. Primary screening is random, whereas secondary screening is rational और logical. ये क्या होता है समझाती हूँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ना डेयरी मिल्क खाना है, डेयरी मिल्क सिल्क खाना है, ठीक है। हम और स्पेसिफाई कर देते हैं, यू वांट टू ईट सिल्क, कैडबरी सिल्क, तो आप ना डीमार्ट जाते हो, ठीक है। आप डीमार्ट, अगर मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड ना करूं, आप डीमार्ट जाओगे, अब आपको जो भी सिल्क जो भी चॉकलेट चाहिए आप पिक करोगे एंड यू विल ईट दैट, है ना। बट अगर मैं आपको डीमार्ट लेके जाऊं कि आप जो भी चॉकलेट खरीदना है आप खरीद लो, जैसे कि आपको सिल्क खरीदना है, बट मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगी, मैं आपके आंख पे ना पट्टी बांध दूंगी और आपको चॉकलेट वाले एरिया में छोड़ दूंगी, तो आप सारी चॉकलेट्स में से कोई भी चॉकलेट पिक कर सकते हो, बट बिकॉज यूर ब्लाइंड फोल्डेड। समझ आ रहा है। आपको चाहिए कैडबरी, वो हमारा है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, कैडबरी सिल्क इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। कैडबरी सिल्क जो है वो दूसरे सारी चॉकलेट्स के साथ में मिक्स पड़ा हुआ है,
तो अगर मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूं तो आप इंस्टेड ऑफ कैडबरी सिल्क आप कोई भी दूसरा चॉकलेट सिल्क समझ के आप उठा सकते हो। ये हो गया प्राइमरी स्क्रीनिंग। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग जो है रैंडम है, सारी माइक्रोबियल पॉपुलेशन में से आप रैंडमली कोई एक ऑर्गेनिज्म को चूज कर रहे हो भी सकता है कि वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हो भी सकता है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट हो बट इंपॉर्टेंट ना हो, कुछ भी हो सकता है भाई एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है। बट अगर आपको मैं ब्लाइंड फोल्ड ना करूं, आप जाओगे एग्जैक्टली वही एरिया में जहां सिल्क रखा हुआ है, आप वो सिल्क वाला चॉकलेट उठाओगे और खा लोगे। दैट इज सेकेंडरी स्क्रीनिंग, दैट इज व्हाट इट सेज, इट इज मोर लॉजिकल, पिन पॉइंट है, इसलिए बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। नाउ प्राइमरी स्क्रीनिंग में देयर इज नो आइडिया अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, अभी एक ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट है समझकर, अब वो एक प्रोडक्ट दे रहा है, मुझे कुछ नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में, बस मुझे इतना पता है कि कुछ तो प्रोडक्ट ये दे रहा है ना। तो इसीलिए ये हमें ना प्राइमरी स्क्रीनिंग से बस आइडिया कुछ ज्यादा नहीं मिलता प्रोडक्ट के बारे में, बट सेकेंडरी स्क्रीनिंग जब हम करते हैं दिस गिव्स अस आइडिया अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। एंड ऑल्सो दिस हेल्प्स इन डिजाइनिंग द न्यूट्रिएंट मीडिया, कि मानो कि यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया, तो अब उस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया हमें बनाना पड़ता है, तो वो न्यूट्रिएंट मीडिया डिजाइन करने में भी ये सेकेंडरी स्क्रीनिंग हेल्प कर देता है। एंड दिस विल ऑल्सो चेक द टॉक्सिसिटी, कि टॉक्सिक अगर है तो हम वहीं पे एक्सपेरिमेंट रोक देंगे, टॉक्सिसिटी नहीं है देन वी कैन टेक द एक्सपेरिमेंट अहेड, ठीक है, समझ आ रहा है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अब प्राइमरी स्क्रीनिंग में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट मेथड्स, वही मैं बता रही हूँ ना कि देखो प्राइमरी स्क्रीनिंग में भी अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सेकेंडरी स्क्रीनिंग में भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट आज वाली वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली प्राइमरी स्क्रीनिंग मेथड्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग के क्या क्या मेथड्स है। क्राउडेड प्लेट मेथड, क्राउडेड, देखो हर मेथड का ना अलग अलग एक यूनिक कैरेक्टर है, कि मतलब अगर उस सारे सॉइल पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म है कुछ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए मैं सारे मेथड्स फॉलो नहीं कर सकती, स्पेसिफिक मेथड मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल क्राउडेड प्लेट मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच विल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। तो अगर कोई एक ऐसा बैक्टीरिया मुझे चाहिए सॉइल में से जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करे, तो मैं क्राउडेड प्लेट मेथड करूंगी। एनरिचमेंट कल्चर मेथड, एनरिचमेंट कल्चर मेथड ये रेयर ऑर्गेनिज्म, कि मतलब इतने रेयर है और लिमिटेड है, वो गिने चुने रेयर एकदम है ना, हीरे जैसे ऑर्गेनिज्म, रेयर ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूंगी, डिटेक्ट करूंगी विद एनरिचमेंट कल्चर मेथड। नो एप्लीकेशन ऑफ इंडिकेटेड डाई, इंडिकेटेड डाई दीज आर दिस पार्ट इज डन टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स विच विल प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड, कि मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो हम इंडिकेटेड डाई मेथड हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नाउ दिस इज डन to identify or detect the organism which will produce extracellular enzymes, जैसे कि एग्जाम्पल अमाइलेज, कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मुझे मिल जाए जो कोई एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वो प्रोड्यूस कर सके। देन ऑक्सानोग्राफी, दिस इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई extracellular growth factors, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए या फिर कोई इंपॉर्टेंट शुगर्स हो गए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर, तो बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आई वांट, बेस्ड ऑन दैट आई विल सेलेक्ट द टेक्निक। क्राउडेड प्लेट मेथड टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म व्हिच विल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। Enrichment culture method to detect the rare organism. Application of indicated dye method, this is to detect the organisms which will produce organic acid. Application of substrate to detect the organism which will produce extracellular enzymes. Oxanography to detect the organisms which will produce extracellular growth factor. So based on what type of organism I want, based on that I will decide the technique to be followed. अब ये टेक्निक में ना एक चीज कॉमन है, सारे टेक्निक में एक चीज कॉमन है, दैट इज सीरियल डाइल्यूशन। अब ये क्या होता है, देखो अब मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं क्या करूंगी, सॉइल सैंपल डालूंगी। अब ये सॉइल सैंपल से कुछ सैंपल थोड़ा सा सॉइल पार्टिकल्स में लूंगी और इसको मैं डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दूंगी, बेसिकली ये सॉइल सोल्यूशन बन जाएगा।
ठीक है। अब ये सॉइल सॉल्यूशन में देखो, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल ऑल्सो दे आर एन नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। अब उन एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से मुझे ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि अगर आप चॉकलेट खरीदने जाते हो, अगर बहुत बड़ा स्टोर, सारे डीमार्ट में चॉकलेट ही चॉकलेट है, चॉकलेट ही चॉकलेट है, तो आपको चॉकलेट चाहिए वो ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी तो होगा ना। वैसे ही यहाँ डिस्टिल्ड वाटर में जो हमने सॉइल सैंपल को डिसॉल्व किया है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है और मुझे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। तो हमने क्या करना है, इसको डाइल्यूट कर देना है। अब जैसे कि डीमार्ट ने भी डाइल्यूशन किया है। डाइल्यूट कैसे किया है कि एक रैक में आपको ब्रेड्स मिल जाएंगी, एक रैक में आपको चॉकलेट्स मिल जाएगी, एक रैक में आपको परफ्यूम्स मिल जाएगा। तो आपको जो भी रैक में काम होगा वही रैक में जाओगे ना। तो दिस इज व्हाट इज डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आई एम टेकिंग अनदर टेस्ट ट्यूब, सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब। आप जितनी मर्जी चाहो उतने टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। मैंने एज एन एग्जांपल 4 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे मैंने लिए। तो अब इस 4 टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूंगी, जो मेन हमारा टेस्ट ट्यूब है इसमें से मैं 1 ml ऑफ सैंपल लूंगी और इसको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मैं डाल दूंगी। 1 ml मैंने मेन टेस्ट ट्यूब से उठाया और यहाँ पे मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो टोटल ये कितना बन जाएगा, 10 ml बन जाएगा। समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये 1 ml में अगर मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पे अराउंड 100 ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। 100 भी अगेन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, 100 ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ से 1 ml में उठाऊंगी, 1 ml में उठाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 1000 करके लिख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे होते हैं, 1000 या 10,000, बहुत ऐसा ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वेरी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ से मैं 1 ml उठाऊंगी और इस 1 ml को फिर मैं दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आई एम डाइल्यूटिंग इट, यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये 10 पावर -1, ये 10 पावर -2, फिर यहाँ से 1 ml उठाऊंगी, दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको ऐड कर दूंगी, यहाँ पे सिर्फ 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, 10 पावर -3, फिर यहाँ से मैं उठाऊंगी 1 ml और उसको साइड वाले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म बच जाएगा, 10 पावर -4। ये कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है कि एंड में एक ही ऑर्गेनिज्म बने। अगर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 10,000 है तो एंड में 1 थोड़ी रहेगा, समझ आ रहा है। बट हम उतनी ज्यादा डाइल्यूशन करके एंड में एक ऑर्गेनिज्म को भी हम विया सीरियल डाइल्यूशन एक ऑर्गेनिज्म को भी सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ चुका होगा। दिस इज व्हाट इज सीरियल डाइल्यूशन। नेक्स्ट, अब ये वाला जो सीरियल डाइल्यूशन वाला पार्ट है, ये सारे एक्सपेरिमेंट में क्राउडेड, एनरिचमेंट, इंडिकेटेड डाई, सबस्ट्रेट, ऑक्सानोग्राफी, ये सारे में ये चीज कॉमन है। अब क्राउड प्लेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, क्राउडेड प्लेट में क्या कर रहे हैं कि सीरियल डाइल्यूशन वाले ट्यूब्स ले रहे हैं। ये कौन से ट्यूब्स है, 10 पावर -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब उस वाले ट्यूब से मैं थोड़ा सा सॉइल सोल्यूशन लूंगी, यहाँ से मैं थोड़ा सा सोल्यूशन पिक कर रही हूँ, सारे 4 टेस्ट ट्यूब से सोल्यूशन में पिक कर रही हूँ और ये सोल्यूशन को यहाँ पे मैं ड्रॉप करके अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इक्वली आई विल स्प्रेड ऑल ओवर द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 10 पावर -3 वाले टेस्ट ट्यूब से भी मैंने लिया, 10 पावर -4 वाले टेस्ट ट्यूब से भी मैंने लिया। एंड लेटर आफ्टर दैट यू हैव टू allow the petri plate for incubation. You have to basically incubate it. यहाँ पे आपको स्प्रेड करने के बाद में इंक्यूबेट करना होगा। इंक्यूबेशन से क्या होगा, there will be growth of microorganisms on the test tube. Now later when the organisms are growing, you will notice that there are certain organisms which will grow. ठीक है, अलग अलग वैरायटी के ग्रो करेंगे एक्चुअली, बिकॉज वो तो सोल्यूशन है ना, एक तो सर्कल हो गया, एक डॉट हो गया, एक स्टार हो गया, तो ये अलग अलग ना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। बट जितना डाइल्यूट हमने सॉल्यूशन को किया है उतने कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब ग्रो करने लग जाएंगे। आप देखो यहाँ पे एट द एंड आई हैव ओनली वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। समझ आ रहा है आपको। तो डाइल्यूशन का ये काम होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा सॉल्यूशन उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने में उतनी बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने डाइल्यूशन कर दिया। अब हर टेस्ट ट्यूब को आपको एग्जामिन करना है। क्या चीज एग्जामिन करनी है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी जूम इन इनटू दिस फोर्थ टेस्ट ट्यूब। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देने चाहिए। लाइक क्राउडेड प्लेट मेथड में हमने क्या डिटेक्ट करना है, ऑर्गेनिज्म विच विल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक which is producing antibiotic. This should produce
एंटीबायोटिक। तो मानो कि अगर स्टार वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, उसके नियर बाई एरिया में ना वो एक जोन बना लेगा। ये जोन के सराउंडिंग में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने ही नहीं देता। बेसिकली इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन केमिकल एंड दैट केमिकल इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म इन इट्स विसिनिटी। जैसे कि टेस्ट ये वाला फर्स्ट वाली पेट्री प्लेट में भी ले लो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है कि ये वाला जो स्टार है ये अपनी तरफ ना एक जोन क्रिएट कर रहा है, ये स्टार जो है जोन क्रिएट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट जोन द अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू ग्रो अराउंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, वो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग ना एक एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इस स्टार को मैं बाहर डाल दूंगी, ये क्या कर रहा है अपने सराउंडिंग में एक एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक the other organisms, कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म कोई भी ले लो, the other organisms are not able to grow around that particular star। तो ये जो जोन बना है ना, ये जोन हमें एक हिंट देता है कि यहाँ जहां जहां स्टार है वहां वहां आपको एक जोन दिखेगा। दैट जोन इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिलीजिंग एंटीबायोटिक, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ एंटीबायोटिक देयर इज नो अदर ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन इट्स सराउंडिंग, जिसकी वजह से ना एक एम्प्टी क्लियर एरिया जैसा आ जाएगा, क्लियर जोन आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट कि वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अलग से ग्रो करते हैं। तो फिर इसको क्या करते हैं हम अलग से दूसरी पेट्री प्लेट में सिर्फ स्टार को ही ग्रो करेंगे। This means that this is the organism which is producing certain kind of antibiotic. This is the concept. यहाँ पर भी दूसरे organisms जो होते हैं उस organisms के को अपने सराउंडिंग में वो ग्रो करने नहीं देता, एक जोन क्रिएट कर लेता है। This is what the concept is all about. Simple है ना? This is crowded plate method. ठीक है? नेक्स्ट हो गया एनरिचमेंट प्लेट मेथड। अब जब क्राउडेड प्लेट मेथड में जैसे कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स ढूंढ रहे हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, वैसे ही एनरिचमेंट प्लेट मेथड में हम रेयर ऑर्गेनिजम्स को ढूंढते हैं, रेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढते हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज योर अगार प्लेट। इन दिस अगार प्लेट आई एम गोइंग टू एड एन एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट दैट इज पेट्रोलियम, ऑयल और प्लास्टिक। कि मतलब देखो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पेट्रोलियम को डिग्रेड कर सके, ऑयल को डिग्रेड कर सके, प्लास्टिक को डिग्रेड कर सके। समझ में आ रहा है? जो ऑर्गेनिज्म ऑयल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर सकता वो ये पेट्री प्लेट में ग्रो ही नहीं करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। दी ऑर्गेनिज्म, अब जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ऐसे करके ये ग्रो कर रहा है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डिग्रेड पेट्रोल, ऑयल एंड प्लास्टिक। सिंपल। जितने ज्यादा डाइल्यूशन उतने कम ऑर्गेनिज्म। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये जो पेट्री प्लेट मैंने लिया है, 4th नंबर का मैंने पेट्री प्लेट को जूम किया है। यहाँ पे देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, है ना? ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रोन। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू डिग्रेड। अब जैसे कि अगर ये वाले पेट्री प्लेट में मानो कि मैंने प्लास्टिक ऐड कर दिया, अलॉन्ग विथ अगार आई ऑल्सो एडेड प्लास्टिक। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर सकते वो नहीं ग्रो करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। So this organism has the potential to degrade plastics. So accordingly I can change the media। अगर मुझे चाहिए पेट्रोलियम डिग्रेडेशन वाले ऑर्गेनिज्म तो पेट्रोल में डाल दूंगी। जो भी ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम को डिग्रेड कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। सो विद दिस आई विल गेट एन आइडिया दैट दिस इज द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल व्हिच कैन डिग्रेड सो एंड सो पर्टिकुलर कंपाउंड। सो दिस इज वेरी रेयर। ये सारे ऑर्गेनिजम्स ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आजकल तो प्लास्टिक का आपको पता ही है कि कैसे वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड समथिंग व्हिच कैन डिग्रेड प्लास्टिक्स और ऑयल्स और पेट्रोलियम। क्योंकि ऑयल वाले प्रॉब्लम ना जो वाटर में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ऑयल के टैंक्स, तो कभी कभी ऑयल लीकेज अगर हो गया तो पानी पे सारा फैल जाता है, एंड टेकिंग आउट दैट ऑयल इज एक्चुअली इट्स अगेन अ ह्यूज टास्क। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए जो ऑयल को इजिली डिग्रेड कर सकता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे नेचुरल सोर्सेज से हम ढूंढ सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटा। नेक्स्ट इंडिकेटर डाई। ये वाला टॉपिक अगेन बहुत सिंपल है। सीरियल डाइल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब्स मैंने ले लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्हाइट बैकग्राउंड दिया है ताकि आपको कलर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ आए। ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर टेकिंग अगार प्लेट, द सेम कॉन्सेप्ट अगार प्लेट, बट along with agar plate we are going to add some dye. Now the dye could be either bromothymol blue or phenol red based on the organism I want. Based on that I will
take use of some dye. अब let us all assume that in this petri plate what if I use phenol red. जैसे कि मैं phenol red use कर रही हूँ तो सारा अपना न्यूट्रिएंट मीडिया बेसिकली द agar plate that is appearing as red in color. ठीक है, अब सीरियल डाइल्यूशन में जो जो भी ऑर्गेनिजम्स मैंने ग्रो किए हैं, देखो ये सीरियल डाइल्यूशन 10⁻⁻1 का डाइल्यूशन है. यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. वेट, लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ग्रो कर रहे हैं, राइट. यहाँ पर भी जितना ज्यादा डाइल्यूशन हम लेंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल रेड्यूस. सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ आएगा. 4 प्लेट मैंने ले ली, 4 के 4 प्लेटों को मैंने इंक्यूबेट कर दिया. इंक्यूबेट करने के बाद में वो ग्रो कर रहे हैं. बट ये वाली प्लेट में एक्स्ट्रा चीज क्या है कि दैट वी हैव एडेड इंडिकेटर. अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स में से जो भी ऑर्गेनिज्म येलो कलर, जहां पर भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वहां पे अगर हमें येलो कलर दिखेगा, दैट रिप्रेजेंट दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन काइंड ऑफ अ डाई. देखो, सर्टेन काइंड ऑफ अ डाई. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कौन सा डाई लिया, फिनोल रेड. तो फिनोल रेड जब हम यूज करते हैं, एनी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है इन दैट न्यूट्रिएंट मीडिया, दिस ऑर्गेनिक एसिड विल कन्वर्ट फिनोल रेड, जो कि रेड कलर में होता है, फिनोल रेड टू येलो कलर. तो यहाँ पे 4th टेस्ट ट्यूब को मैं जूम करके बताती हूँ. देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 4 येलो कॉलोनीज दिख रही है. दीज येलो कॉलोनीज आर द ऑर्गेनिज्म विच विल प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड. इसको मैंने क्या करना है, अलग से दूसरे पेट्री प्लेट में फिर से बस वही ऑर्गेनिजम्स को मैं ग्रो कर लूंगी अलग दूसरे पेट्री प्लेट में. सो दिस चेंज इन कलर रिप्रेजेंट that is the organism which is producing organic acid. ये जो black color के colonies मैंने बनाए हैं, these are the organism which has not changed any color in the media just because they are not producing any organic acid. जो भी organic acid जिन्होंने produce किया है, like phenol red, जैसे जब हम indicator use करते हैं तो they will convert red color to yellow color. That represent that is the organism which is producing organic acid. Simple है ना, कॉन्सेप्ट तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट. एप्लीकेशन ऑफ सबस्ट्रेट, चलो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, समझते हैं इसको. यहाँ पे क्या है, मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो कि कोई अच्छा सा एक एंजाइम प्रोड्यूस करे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज वाला कॉन्सेप्ट को लेके हम समझते हैं यहाँ पे. अब ये कॉन्सेप्ट में क्या होगा, देखो स्टार्च जो है वो आयोडीन से जब इंटरैक्ट करता है, दिस विल गिव यू डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर, नेवी ब्लू टू ब्लैकिश कलर. ठीक है, और हमें ये देखना है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्टार्च को ब्रेक करे, जो स्टार्च को डिग्रेड कर दे. एंड एनी एंजाइम विच कैन डिग्रेड स्टार्च इज अमाइलेज. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज अमाइलेज, एंड दैट अमाइलेज कैन इजिली डिग्रेड स्टार्च. इट विल ब्रेक स्टार्च इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. समझ आ गया. अब मुझे ये देखना है कि ये अमाइलेज कौन से वाले ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, ये समझो. पहले स्टार्च जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो स्टार्च क्या करेगा, ब्लूइश टू ब्लैकिश कलर दे देगा. नाउ सिंपली आई हैव टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल प्रोड्यूस अमाइलेज, एंड दिस अमाइलेज विल ब्रेक दिस स्टार्च इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगार प्लेट ले लिया. इस अगार प्लेट पे मैंने डाल दिया स्टार्च. सिंपल, अगार प्लेट में मैंने क्या किया, स्टार्च डाल दिया. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी सीरियल डाइल्यूशन हमने बनाए हैं वो सारे सीरियल डाइल्यूशन के ऑर्गेनिजम्स को मैं अलग अलग पेट्री प्लेट में ग्रो कर रही हूँ. यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखते हैं. देखो यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है. मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले रही हूँ. ओके, लेट मी यूज अनदर कलर, दिस इज नॉट विजिबल, लेट मी यूज अ ग्रीन कलर. ठीक है, देखो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ये यहाँ पे ग्रो कर गए. आई होप यू कैन सी. ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करो, बट जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो कर गए, यहाँ पे ये ग्रो कर गए. ठीक है, अब ये वाले प्लेट में मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एडिंग आयोडीन. What am I supposed to do after the growth of the organisms which were present in the
diluted test tubes. So I have grown that organism on the Petri plate, and after the growth of the organism, the third component what I am adding here is iodine. अब जैसे ही मैं आयोडीन डालूंगी, जैसे ही मैं आयोडीन ड्रॉप करूंगी, ये सारा न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो सारा ऐसे ब्लूइश ब्लैकिश कलर में हो जाएगा. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लू ब्लैक में ही दिखेंगे. तो ये देखो, ये सारे पेट्री प्लेट में कलर चेंज हो रहा है बिकॉज आयोडीन का काम क्या है, आयोडीन डार्क ब्लैक कलर में होगा, नॉट डार्क ब्लैक बट नेवी ब्लूइश टू नियर बाई नेवी ब्लू, डार्क ब्लू टू ब्लैकिश इन शेड. तो ये सारा न्यूट्रिएंट मीडिया का कलर अभी चेंज हो चुका है, राइट. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझो. हमने क्या बोला था कि जहां जहां स्टार्च होगा वहां वहां वो आयोडीन से रिएक्ट करेगा, और उस आयोडीन से वो रिएक्ट करने पर वो दे देगा ब्लू कलर, है ना, डार्क ब्लूइश टू ब्लैकिश कलर. अब अगर उस ऑर्गेनिज्म में स्टार्च प्रोड्यूसिंग एबिलिटी अगर होगी, अगर वो ऑर्गेनिज्म अमाइलेज, नॉट स्टार्च, अमाइलेज, अगर उस ऑर्गेनिज्म में अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी, वो अमाइलेज तो प्रोड्यूस करेगा, और अमाइलेज को प्रोड्यूस करने के बाद वो अमाइलेज स्टार्च को तोड़ देगा. तो जहां जहां पर भी ये रिएक्शन होगा वो सारा एरिया कलरलेस हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल देखो, व्हाट इज दिस हैपनिंग, आई हैड टू इरेज ना, एक सेकेंड बेटा. ठीक है, जहां जहां ये रिएक्शन होगा वहां वहां ये कलरलेस हो जाएगा. लेट मी यूज व्हाइट कलर ओनली टू शो, वरना ये सारा कलर चेंज कर रहा है. एक सेकेंड बेटा, वो सारा ब्लू में ही होना चाहिए. अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे. लेट मी डू इट फ्रॉम स्टार्ट. देखो, अगर मानो कि यहाँ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने स्टार्च को तोड़ दिया, तो स्टार्च तो आयोडीन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो काहे का ब्लू कलर देगा. तो इसीलिए वहां पे एक जोन बन जाएगा, कलरलेस जोन बन जाएगा. सारे डार्क कलर पेट्री प्लेट में there is a white zone which you can see, and that white zone represents the area where the organism has produced amylase, and this amylase broke the starch into different components, and just because starch is no more available, starch cannot react with iodine to give the blue color. सिंपल है ना कॉन्सेप्ट. तो ऐसे व्हाइट क्लियर जोन्स आपको दिख जाएगा उस पेट्री प्लेट में. तो इसको अगर मैं जूम करूं, वही फोर्थ प्लेट को ही वापस मैं ड्रॉ कर रही हूं सो दैट यू कैन क्लियरली रिलेट इट विद द फर्स्ट प्लेट. समझ आ गया आपको. तो ये जो क्लियर जोन, ये क्लियर जोन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस जोन इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस ऑर्गेनिज्म is producing amylase. Amylase is going to break starch into different components, and when starch is breaking, it cannot react with iodine, and when it is not reacting with iodine, it cannot give blue and black color. Whereas all the other organism, कि यहाँ पर भी कुछ organisms होंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे organisms नहीं है सराउंडिंग में, दूसरे organisms यहाँ है. These organisms they cannot produce amylase. They don't have this capacity to produce amylase enzyme, and when they are not producing amylase, they cannot react with starch. Basically they will simply give us the dark blue to black color. ये दूसरे जो भी organisms है, they are giving us bluish to blackish color because they cannot degrade starch, because they cannot produce amylase enzyme. Simple concept. ठीक है, ये हो गया फोर्थ मेथड. फिफ्थ मेथड क्या है, ऑक्सेनोग्राफी. अभी ऑक्सेनोग्राफी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से. ऑक्सेनोग्राफी हम किस लिए कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, देखो, ये मैंने पेट्री प्लेट लिया, ये मैंने फिल्टर पेपर लिया अराउंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इस पेट्री प्लेट में इस फिल्टर पेपर को हमें ऐसे बेस पे ना, ऐसे बेस पे सेट कर देना है लाइक दिस. ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट प्लेट पे मैंने आपको अरेंजमेंट समझाया. एंड फ्रॉम द टॉप एंगल, फ्रॉम दिस एंगल इफ यू नोटिस, द पेट्री प्लेट विल समवॉट लुक लाइक दिस अलोंग विथ फिल्टर पेपर. दिस होल थिंग इज फिल्टर पेपर. ठीक है, ऐसे करके आपको सारे सीरियल डाइल्यूटेड वाले जितने भी टेस्ट ट्यूब्स आप ले रहे हो ना, उसमें आपको ऐसे ग्रो कर देना है. I mean, ऐसे फिल्टर पेपर को अरेंज कर देना है. एंड आफ्टर अरेंजिंग द फिल्टर पेपर, द डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ये जितने भी डाइल्यूटेड सोल्यूशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यू हैव टू स्प्रेड दैट ऑन द फिल्टर पेपर.
फिल्टर पेपर के ऊपर अगार डालना होता है। पहले फिल्टर पेपर रख दिया, चलो ये वाला भी समझा देती हूँ। पहले फिल्टर पेपर रख दिया, फिल्टर पेपर के ऊपर हमने अगार डाल दिया, ऐसे करके अगार डाल दिया। ठीक है, तो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर अगार है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगार डाल दिया, ये सारा अगार है। आई एम कवरिंग इट विद दी अगार। ठीक है, अब क्या होगा, वंस द अगार इज गेटिंग सॉलिडिफाइड, जब अगार सॉलिड हो जाएगा, हमने क्या करना है, ये जितने भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बनाए हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, सॉइल सॉल्यूशन के, वो सारे सॉल्यूशन को ये वाले पेट्री प्लेट्स में हमें डाल के स्प्रेड कर देना है। एंड वंस वी डू दैट, यू सी देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच विल ग्रो लाइक दिस। वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि ऐसे ग्रो करेंगे, राइट देखो ऐसे करके यहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से कम ऑर्गेनिजम्स में लेती हूँ ताकि हमको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए, ये हमने सेट कर दिया प्लेट 1। अब यहाँ पे प्लेट 2 भी चाहिए। अब प्लेट 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर ग्रोथ फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा, ग्रोथ फैक्टर, ओके लेट अस टेक ग्रोथ फैक्टर सच एज क्या ले, शुगर ले, अमाइनो एसिड ले लेते हैं। ग्रोथ फैक्टर एक अमाइनो एसिड है जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइसिन। विदाउट लाइसिन द ऑर्गेनिजम्स, मानो कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे ये पेट्री प्लेट में जो कि अगार है, न्यूट्रिएंट मीडिया है, प्लस लाइसिन, न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर हम लाइसिन ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि अच्छे से खुशी खुशी से वो ग्रो करेंगे, है ना। ये ऑर्गेनिजम्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन, येलो कलर नहीं, अरे आज मेरा पेन सता रहा है, बट एनी हाउ लेट्स फिनिश इट। स्टार्ट किया तो खत्म तो करना है आज क्लास ने, तो लेट मी यूज एन अदर कलर, लेट मी यूज रेड कलर, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो करेंगे। ओके, दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच विल ग्रो ओनली व्हेन लाइसिन इज गिवन टू देम, एंड आई वांट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस लाइसिन। समझ आ गया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस सेकेंड पेट्री प्लेट में यहाँ पे सिर्फ अगार डाल रही हूँ, लाइसिन नहीं डाल रही। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइसिन, दीज ऑर्गेनिजम्स विच वे ग्रोइंग इन द फर्स्ट प्लेट विल नॉट ग्रो इन द सेकेंड प्लेट। सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो भी फिल्टर पेपर जो हमने यहाँ पे सेट किया था, उस फिल्टर पेपर को मैंने बाहर निकाल लेना है। एंड एज आई एम ट्राइंग टू पुल द फिल्टर पेपर आउट, इसके ऊपर थोड़ा सा अगार वाला जो लेयर सेट हुआ था वो अगार भी इसके साथ बाहर आएगा। जैसे कि देखो ये फिल्टर पेपर हमने यहाँ से इसको पुल किया प्लेट से, ये पेट्री प्लेट है ना, इससे हमने पुल किया फिल्टर पेपर को, तो इसके ऊपर में जितना भी अगार है वो सारा हमें उसके फिल्टर पेपर के स्ट्रिप के साथ में बाहर आएगा। एंड द सेम फिल्टर पेपर अगेन आई हैव टू प्लेस इट इन अ न्यू पेट्री प्लेट लाइक दिस। ये सारा फिल्टर पेपर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब उस फिल्टर पेपर में ये वाला जो पेट्री प्लेट है ना, ये वाले पेट्री प्लेट में ही हमें वो फिल्टर पेपर को रखना है। अब उस पेट्री प्लेट में कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो फिल्टर पेपर के ऊपर में जो अगार का लेयर था ना, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स आ चुके थे। ये ऑर्गेनिजम्स अब ये वाले प्लेट में आ चुके हैं बिकॉज वी जस्ट केप्ट द फिल्टर पेपर ओवर देयर। ओके, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये वाली प्लेट में आपको दिख रहे हैं, ये प्लेट में मानो कि ये ऑर्गेनिज्म अगर हिस्टिडिन है, लाइसिन हमने लिया है ना, अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लाइसिन प्रोड्यूस करेगा, तो ये लाइसिन यहाँ इस ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलकर नीचे अगार के नीचे वाले लेयर में ये डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर ये वाला भी लाइसिन प्रोड्यूस करता है, यहाँ से लाइसिन निकलेगा और यहाँ पे ये अगार वाली प्लेट में डिफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वेराज दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म लाइसिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बस ओनली दीज आर द टू ऑर्गेनिज्म। जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अज्यूम दैट दीज आर द टू ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूसिंग लाइसिन, और ये जो लाइसिन है यहाँ नीचे डिफ्यूज होके सेटल हो रहा है इन द मीडिया। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने स्प्रेड किए थे, ये ऑर्गेनिज्म को लाइसिन नहीं मिला, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पा रहे थे ना। देखो यहाँ पे जब हमने लाइसिन दिया तो रेड वाले ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए, और जब सेम मीडिया में मैंने उनको लाइसिन नहीं दिया तो वो यहाँ नहीं ग्रो कर पाए।
बट यहाँ पे यही हमें टेस्ट करना है कि जो फिल्टर पेपर में जो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हुए हैं, क्या वो ऑर्गेनिजम्स में से कोई ऑर्गेनिज्म जो लाइसिन प्रोड्यूस करेगा, अगर करेगा तो वो नीचे वाले अगार मीडियम में स्प्रेड होगा, और यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स विदाउट लाइसिन नहीं ग्रो कर पा रहे थे ना, वो भी ग्रो करने लग जाएंगे। यू सी हियर। तो जहां पर भी ये लाइसिन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स है फिल्टर पेपर पर, उसी के ठीक सराउंडिंग में आपको ये रेड वाले ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जिसको लाइसिन की जरूरत है अपनी ग्रोथ के लिए। वेराज अगर मानो कि यहाँ इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में मेरे को कोई भी लाइसिन ग्रो करने वाला ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये लाइसिन प्रोड्यूस नहीं करते, ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो है लाइसिन प्रोड्यूस नहीं करते। बट द वंस विच यू फाइंड लाइक अराउंड द विसिनिटी, व्हेन यू फाइंड द रेड कलर, the test organism is growing, this organism represent that the organism, this particular organism present on the filter paper is producing lysine. Lysine got diffused into the agar medium, and just because it got diffused into the agar medium, the organism which were there in that agar medium could take that lysine and grow back. Simple concept है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स अंडर प्राइमरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी स्क्रीनिंग पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। आई होप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, बट जो आपकी टीचर ने पढ़ाया है वो भी एक बार रिफर करना है, रिफर करके ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये जो भी नोट्स मेरे पास पड़ी हुई थी उसको रिफर करके, और एक ही बुक मैंने रिफर किया है टू मेक दिस वीडियो। दैट इज वाई आई डोंट वांट यू पीपल टू लूज योर मार्क्स बिकॉज ऑफ मी। तो बिकॉज सिलेबस में चेंज है, अगर मेरा पुराना वाला सिलेबस होता आपको पॉइंट टू पॉइंट पिन जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ा देती है ऐसे, बिकॉज वो काफी सारे अच्छे नोट्स थे। मेरे को माइक्रोबायोलॉजी में वैसे भी अच्छे मार्क्स आते थे। तो या सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।